Now we talk about the relative molecular mass. Relative molecular mass में हम जिन चीज़ों की बात करते हैं वो हैं, आप इस पिक्चर में देखते हैं, दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल. हम जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O. ठीक. इसी तरीके से अगर हम इसके मास की बात करते हैं तो इसके इक्वल मास को करने के लिए हम लोग जानेंगे 2 × 1, यानी कि हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 × 1, मतलब 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 एंड 16 फॉर ऑक्सीजन. देन इट्स बिकम ऑलमोस्ट 18. अब इसका 18 यूनिट मास करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी 18 हाइड्रोजन के एटम्स की. सो वो कहलाएगा कि ये क्या है, रिलेटिव मास है. तो पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक एटम जो है, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है, उसको कंपेयर करते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन के एटम से. और कितने हाइड्रोजन के एटम से होगा, 18 एटम्स के साथ होगा. तो इट शोज दैट द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज 18 टाइम्स एज हैवियर एज द हाइड्रोजन एटम. यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है कि एक जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो 18 टाइम्स मोर हैवियर होता है एक हाइड्रोजन के एटम से. रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के तहत हम यहाँ पर देखेंगे अबाउट वाटर दैट इज 18 ग्राम. ओके, राइट नाउ कि अगर तुम यूज़ करते हो मास ऑफ ए कार्बन, यानी कि अगर आप कार्बन एटम के मास को यूज़ करते हो एज ए स्टैंडर्ड यूनिट, तो अगर अब इसको कंपेयर करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज. कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको डिफाइन करेंगे हम कि द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज एवरेज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस कंपेयर टू द मास ऑफ 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम. हियर दिस इज द फॉर्मूला रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. और यहाँ पर हम ऊपर रख देंगे जिसका मास हमें निकालना है, यानी कि जिस एलिमेंट्स का मास हमें निकालना है, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस, वट एवर दैट सब्सटेंस. और नीचे लिखेंगे मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी कि 1/12 ऑफ कार्बन एटम का मास लिखेंगे. ये दैट्स लुक्स लाइक समहाउ दिस 12 टाइम ऑफ वन कार्बन एटम. और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली क्या आएगा, 1 आ जाएगा. दैट इज. नाउ गो अहेड. हियर वी टॉक अबाउट द सिंबल, यानी कि विच सिंबल वी यूज़ फॉर द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के लिए. तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं MR. R रिप्रेजेंट द रिलेटिव और M रिप्रेजेंट द मास. Relative molecular mass of molecule can be found by adding up the relative molecular mass of atoms those atoms are present in a molecule. यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम प्रेजेंट हैं, अगर हम उन एटम्स के रिलेटिव एटॉमिक मास को ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर वाटर की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है H2O, जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम होता है. अगर हम इनको क्या कर दें, ठीक से जोड़ दें, तो हमको पता चलता है कि यहाँ पर 18 जो आता है वो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कैलकुलेट होकर आता है. इन केस ऑफ द रिलेटिव फार्मूला मास की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक सोडियम क्लोराइड ले लें. ये क्या है कि आयनिक कंपाउंड्स है. ये बना होता है मेड अप ऑफ ये सिंगल मॉलिक्यूल से ना बनकर क्या होता है कि इसके अंदर मल्टीपल मॉलिक्यूल्स होते हैं. नॉर्मली क्या कहते हैं, ये 4 यूनिट का एक इसका जो एक यूनिट होगी वो बनी होती है 4 फार्मूला से. तो इस केस में क्या होता है, इसकी लैटिस जो होगी उसमें 4 फार्मूलाज होंगे. तो ये क्यों होते हैं, एक दूसरे के अपोजिटली चार्ज, एक दूसरे को घेरे रहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोरीन की बात करें तो ये सी वाली जो क्लोरीन है यहाँ पर, या फिर ये सोडियम की बात करें तो सोडियम इधर से घिरा हुआ है क्लोरीन से, इधर से क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये क्लोरीन और इसके नीचे भी क्लोरीन. यानी कि एक सोडियम एटम अपने चारों ओर से क्लोरीन से घिरा हुआ है, यानी कि निगेटिव चार्ज से घिरा हुआ है. इस केस में क्या होता है कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने की बजाय हम क्या करेंगे, आयनिक कंपाउंड का हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला मास कैलकुलेट करते हैं. बिकॉज द फार्मूला इज कम्प्लीटली वेरी इजी, बिकॉज हम सिंपली लिख सकते हैं NaCl, दिस इज द फार्मूला. डज नॉट मैटर कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, हम बात करेंगे कि इसका फार्मूला मास क्या होगा. इस केस में क्या होता है कि हम जो भी उसके अंदर एटम लिए गए हैं उन एटम की जगह पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कि जो भी एटम्स हैं उनके रिलेटिव एटॉमिक मास को हम रख देंगे और हमें मिल जाएगा यहाँ पर एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द अवोगाद्रो लॉ.
अवोगाद्रो लॉ क्या कहता था, ये कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी कि अगर आप इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस लेते हैं, यानी कि एक सपोज करो 1-1 लीटर गैस ले लिया आपने, लेकिन इस केस में क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इन दिस कंडीशन जो टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो जो भी गैसेस हैं उनके इक्वल वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो भी क्या रहेंगे, इक्वल रहने वाले हैं। इस चीज़ को हम इसकी एप्लीकेशंस के बेसिस पर समझ सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बास्केटबॉल है और उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल को उसके अंदर भरा जा रहा है, और जो मॉलिक्यूल हैं, ग्रेटर द वॉल्यूम द बास्केट इन्फ्लेट्स, यानी कि जितना वॉल्यूम आप बढ़ाते जाएंगे, यानी कि जितनी ज़्यादा गैस उसमें भरते जाएंगे, इतना ही वॉल्यूम क्या होगा उसका बढ़ता जाएगा, यानी कि गैस जो फुटबॉल है वो फैलती जाएगी। द सेम थिंग हैपन्स विद द टायर। टायर के अंदर भी आप क्या करते हैं कि इसके अंदर आप जितना स्पेस होता है, अगर आप उसके अंदर हवा को भरते जाएं तो आप क्या देखेंगे कि वो फूलता ही जाएगा। अंडरस्टैंड। इस केस में अब बात करते हैं अगला एग्जाम्पल जो हमारे पास है, वो अगला एग्जाम्पल है हमारा, वी हैव अबाउट ए बलून फिल्ड विद हीलियम वेट मच लेस देन ए आइडेंटिकल बलून फिल्ड विद एयर। यानी कि आपके पास 2 बलून है, वन ये है, वन ये है, इसके अंदर जो गैस होगी वो होगी एयर, यानी कि डायरेक्ट फ्रॉम एयर, और इसके अंदर जो गैस है वो है हीलियम। इन दोनों बलून्स में क्या डिफरेंस है, कि आप क्या देखेंगे कि ये बलून जो होगा हीलियम का गैस से भरा हुआ, ये लाइटर होगा एज कंपेयर टू एयर से भरे हुए बलून से। इसका रीज़न ये है, जैसा आपने देखा होगा कि जो गुब्बारे बेचने वाले आता है, अगर उस गुब्बारे में वो अपने पास से हवा भर के देता है, तो हम देखते हैं नॉर्मली वो गुब्बारे उड़ जाते हैं, ठीक, बिकॉज दे आर लाइटर, वो बहुत ऊंचे जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें उन गुब्बारों की जिसमें हम अपने पंप से या फिर मुंह से हवा भरते हैं, उसके अंदर क्या देखते हैं, वो गुब्बारे उड़ते नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हीलियम एटम जो होता है इसका मास क्या है, लोअर है। अब आप सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करें तो ये क्या होते हैं, हैवियर देन होते हैं हीलियम से कहीं ज़्यादा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हीलियम का जो एटम्स होगा वो लाइटर होगा। Okay, here's some more important things that you really need to know about them. That is empirical formula. Actually empirical formula है क्या? अगर मैं इसकी बात करूँ तो फॉर्मूला ऑफ एक कंपाउंड, यानी किसी कंपाउंड का वो फॉर्मूला जो उसकी स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो को बताता है, दैट इज कॉल्ड द एम्पिरिकल फार्मूला। आयनिक फार्मूलाज जो होते हैं ऑलवेज एम्पिरिकल फार्मूलाज ही होते हैं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आयनिक फार्मूले की बात करें तो ये क्या होगा, ये हमेशा एम्पिरिकल फार्मूला ही होगा। अब मैं आपको बताता हूँ मॉलिक्यूलर के केस में एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, ये हमेशा स्मॉलेस्ट होल नंबर को बताता है, ये याद रखना। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, जैसे कि आपने बेंजीन को देखा होगा, ठीक, तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। ये फार्मूला कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अंडरस्टैंड। अब इस केस को अगर हम एम्पिरिकल फार्मूले की बात करें, इस केस में अगर हम एम्पिरिकल फार्मूले की बात करें तो हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, यानी कि 6 से दोनों डिवाइडेड हैं, तो इसका मतलब हमारा जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो ये होगा। अंडरस्टैंड, दिस इज ए एम्पिरिकल फार्मूला। अब बात करते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूले की। तो फार्मूला दैट स्टेट द एक्चुअल नंबर, यानी कि एक्चुअली में कितने नंबर्स होते हैं, काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, एक वन मॉलिक्यूल के अंदर, वो क्या कहलाता है, उसका एक्चुअल फार्मूला कहलाता है। दैट्स मीन ये जो फार्मूला है ये क्या होगा, एक्चुअल या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, और दूसरा वाला जो हमने यहाँ पर देखा है वो हो जाएगा हमारा एम्पेरिकल फार्मूला। अब बात करते हैं फाइंडिंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि किसी मॉलिक्यूलर फार्मूले का फाइंड आउट करना कि क्या है। इसमें पहला एग्जांपल दिया है हमारे पास, पहला एग्जांपल दिया है जिसके अंदर आपको दिया है कि प्रोपीन हैज़ द एम्पेरिकल फार्मूला CH2, ठीक है।
रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोपीन दे दिया है 42, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 42 है। अब आपको बताना है फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोपीन। लेट्स टेक द फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, इसके बना देंगे CnH2, और ये हमेशा इक्वल नंबर से आता है तो इसे n से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, हम वैल्यू रखेंगे, इस फॉर्मूले की वैल्यू रखेंगे कंपेरिजन टू किसके, जो कि पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। वैल्यू रखने के बाद हमें पता चलता है ये आता है 14/2 इंटू 42, और हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में लेकर आएंगे, और इस 14 से जब 42 को काटेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। ठीक, इससे क्या है, इस 3 को लेंगे हम और मल्टीप्लाई कर देंगे कौन सी वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को, और जब हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा C3H6, यानी कि C3H6। It is happened. It is the main formula of the propene. Okay. Now we talk about the formula of a compound. एक प्योर कंपाउंड है जो फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन में दिया गया है, यानी कि कोई एक प्योर कंपाउंड जिसको फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन में दिया है, हैंस इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। तो हम इसे क्या कर देंगे, केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का जो होता है उसमें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं और एक एटम किसका होता है, ऑक्सीजन का। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन से भी क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूले को कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अब बात करने वाले हैं हम केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स के केस में क्या होगा। ठीक है, तो फार्मूलाज जो होते हैं वो देते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल जो हो सकते हैं किसी भी एलिमेंट के एक फार्मूला यूनिट के अंदर। तो जो होल नंबर रेशियो होगा, द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर NO2 दिया है, इसमें हम जानते हैं 2 ऑक्सीजन के एटम हैं और एक क्या है, नाइट्रोजन का एटम है। इस तरीके से एक मॉलिक्यूल ऑफ NO2 के अंदर हमें 2 ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं और एक मिलता है नाइट्रोजन का एटम। ठीक है, एक मिल जाएगा नाइट्रोजन का एटम। अगर हम जानें और इसे डिटरमाइन करने की कोशिश करें रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स के केस में ऑफ ईच एलिमेंट, तो वी कैन डिटरमाइन दैम बाय द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, लेट मी क्लियरफाई दिस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लिखा हो NO2 और मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर हम 1 मोल NO2 है हमारे पास, यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, अगर हम इसे तोड़ते हैं तो हमें कितने मोल नाइट्रोजन मिलेगा, नाइट्रोजन एटम मिलेंगे, और कितने मोल ऑक्सीजन एटम मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे आप कितने मोल ऑक्सीजन एटम मिलेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन एक थी। ठीक, किस में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, तो यहाँ पर 1 मोल नाइट्रोजन एटम मिलेंगे और 2 मोल मिलेंगे बिकॉज ऑफ बीइंग 2 एटम, तो 2 मोल मिलेगी हमें ऑक्सीजन। ओके, नाउ इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन एंड वी टॉक अबाउट दिस इन द वे ऑफ राइट थिंग। ओके, राइटिंग केमिकल इक्वेशन की बात करूँ तो अगर हमें वर्ल्ड केमिकल इक्वेशन की बात करूँ तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मर्क जो उनके नाम है, जैसे मरकरी जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो प्रोडक्ट बनता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर वो हमें बताती है अबाउट द केमिकल चेंज, कि किस तरीके से केमिकल चेंज टेक प्लेस कर रहा है किसी एक केमिकल रिएक्शन में और उसके अंदर क्या प्रोडक्ट बनकर आ रहा है। इट टेल अस व्हाट द रिएक्टेंट, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन देगी कि इसमें रिएक्टेंट कौन से थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और बन करके आया है उसके बारे में बताएंगे। हमेशा एक बात याद रखना, केमिकल रिएक्शंस शुड बी और मस्ट बी बैलेंस्ड एवरी टाइम, यानी कि रिएक्शन को ठीक से बैलेंस किया गया हो। इट मीन्स दैट टोटल नंबर और टोटल टाइप ऑफ एटम्स जो भी राइट साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी इक्वल इन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड की इक्वेशन में जो जो भी एटम प्रेजेंट हैं वो क्या होने चाहिए, एकदम इक्वल होने चाहिए। ये होता है इस वजह से, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किसी एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन और नॉट डिस्ट्रॉयड। ओनली व्हाट कैन कुड बी हैपन,
कि सिर्फ ये दे रीअरेंज्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, यानी कि एटम्स एक जगह से टूटेंगे या छुटेंगे और दूसरी जगह पर जाकर जुड़ जाएंगे। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे लोवेसियर ने दिया था। ठीक, आगे हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा मरकरी रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाता है यहाँ पर। इसे दिखाने के लिए हमें पहली रिएक्शन लिखते हैं हम केमिकल इक्वेशन को, तो उसमें Hg रिएक्ट्स विथ O2 एंड HgO इज फॉर्म्ड, यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। नाउ काउंट द नंबर। अब लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पर एक मरकरी है और दो ऑक्सीजन है, जहाँ की राइट साइड में देखें तो एक तो मरकरी है लेकिन ऑक्सीजन भी कितनी है, वन है। दैट्स मीन इक्वेशन इज नॉट बैलेंस बिकॉज देयर इज ए वन एटम डिफरेंस या वन ऑक्सीजन एटम डिफरेंस इन दिस रिएक्शन। इस चीज़ को देखते हुए हम स्टेप 3 पर जाते हैं और हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इनके जो कोफिशिएंट है इन फ्रंट ऑफ दैम, यानी कि उनके सामने जो कोफिशिएंट यानी कि नंबर हैं, उसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि कितने एटम शुड बी अल्टर्ड इन दिस। तो हम क्या कर देंगे, इसके अंदर 2 मोल ऑफ HgO करेंगे एंड अगेन काउंट द एटम्स, यानी कि हमें 2 मोल ऑफ Hg कर देंगे, जिससे क्या है ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। और जब हम ऑक्सीजन बैलेंस कर देंगे तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन जो मरकरी का केस है वो क्या हो गया है, वो 2 हो गया। अब बात आती है मरकरी की, तो मरकरी एक कम है किससे, लेफ्ट साइड में जो एक मरकरी है वो कम है किससे, जो राइट साइड में दो मरकरी दिखाई गई हैं। इसके लिए फोर्थ स्टेप लेंगे और हम इस बार क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे किसमें, मरकरी में, और हम देखेंगे कि ये रिएक्शन कितनी करेक्ट है। और हमें पता चलता है यहाँ पर कि दोनों तरफ के एटम लेफ्ट और राइट साइड में बराबर हो गए हैं, इसलिए रिएक्शन जो है वो कम्प्लीटली बैलेंस हो चुकी है। The one and the most important thing here, this is definitions of the solution or standard solution. Look at it. Solution is made up of two parts, यानी कि जो एक solution होता है उसके अंदर दो constituent होते हैं, एक तो होता है solute जिसे घोला जाता है और एक होता है solvent जिसमें घोला जाता है, और इसे पूरे को बोलते हैं solution। सल्यूट जो होता है वो सब्सटेंस वो होता है जिसे हम डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है, जिसे घोलेंगे हम। सॉल्वेंट जो होगा जिसमें डिज़ोल्व करेंगे वो सवाला हो जाएगा, जिसमें सल्यूट को डिज़ोल्व करेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक व्हीकल लेते हैं, उसमें शुगर सोल्यूशन है। अब शुगर इज सॉल्यूट एंड द वाटर इज सॉल्वेंट। इस केस में क्या होगा, शुगर जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सॉल्यूट हो जाएगी, और जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसके कंसंट्रेशन और डिल्यूशन को समझते हैं कि ये क्या कंसंट्रेशन होती है और क्या डिल्यूशन होता है। डू यू लाइक स्ट्रॉन्ग और वीक कॉफ़ी, जैसे आपने जनरली सुना होगा कि यार स्ट्रॉन्ग चाय बना दे, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना दे, ठीक है, जब हम थोड़े से टायर्ड होते हैं तो हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्ड स्ट्रॉन्ग एंड वीक टू डिस्क्राइब कॉफ़ी, वी कैन यूज़ द टर्म कंसंट्रेशन और डिल्यूट। ठीक, यानी कि आप स्ट्रॉन्ग के लिए यूज़ कर सकते हैं कंसंट्रेट, ठीक है, कंसंट्रेट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, और अगर मैं डिल्यूट की बात करूं तो आप इस जगह पे यूज़ कर सकते हैं वीक, ठीक है। तो concentrated solution will have more solute dissolve in a certain volume of solution, यानी कि जो कंसनट्रेट होता है उसमें एक छोटी सी अमाउंट में और छोटे से वॉल्यूम में खूब ज़्यादा क्या होता है, मटेरियल घुला रहता है, ठीक। जबकि डिल्यूशन के केस में क्या होता है, उसकी अमाउंट के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है, उसमें कंसनट्रेशन कम होती है, यानी कि मटेरियल जो सोल्यूट की अमाउंट होती है वो कम होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी कॉल दैट डिल्यूट सोल्यूशन। और किसी चीज़ को पानी मिलाना किसी चीज़ में, वो भी क्या कहलाता है, डिल्यूशन कहलाता है। अब बात करने वाले हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की। इन ऑर्डर टू स्टैंडर्डाइज द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, केमिस्ट यूज 1 dm³ एज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और 1 dm³ का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर का क्यूब। जो कंसंट्रेशन होती है सोल्यूशन की, मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 dm³ ऑफ सोल्यूशन के तहत हम निकाल सकते हैं, यानी कि एक dm³ के अंदर कितना सोल्यूट मटेरियल को डिजॉल्व किया गया है, सोल्यूट को डिजॉल्व किया गया है, दैट इज नोन एज द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन।
कंसनट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, पहला हो सकता है यहाँ पर ग्राम डीएम क्यूब और दूसरा होता है मोल डीएम क्यूब। ठीक है, पहला हो गया हमारे पास ग्राम डीएम क्यूब और दूसरा हो गया मोल डीएम क्यूब। अब क्या करना है आपको, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ वाटर, यानी कि मोलर मास ऑफ वाटर का आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो बी रेडी, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब जब मैं पूछूं यहाँ पर कि वाटर का मास क्या होता है H2, इसका मास होता है 18 यूनिट। अब मैं पूछता हूँ इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा इसका 18 यूनिट, ऑफ कोर्स हमको पता है इसके बारे में। और मोलर मास क्या होगा, एक मोल के अंदर, पहले आप ये बताओ 1 मोल के अंदर कितने ग्राम आएंगे, किसके, वाटर के। तो अगर मैं बोलूँ कि 1 मोल के अंदर कितने ग्राम आएंगे, तो 1 मोल के अंदर ग्रामों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 18 ग्राम। और जितना मोलर मास होता है, जितना मोल मास होता है वही उसका क्या कहलाता है, मोलर मास कहलाता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, मोलर मास। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर इन 1 मोलर मास ऑफ वाटर, तो हमने पता था कि 1 मोल के अंदर, अगर हम बात करें 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल होंगे, पार्टिकल हो जाएंगे 1 मोल के अंदर 6 इंटू 0, आई एम सॉरी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होंगे पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन 1 मोल, because this number is always fixed. Now calculate the molar mass of the NaCl। अगर मैं मोलर मास ऑफ NaCl की बात करता हूँ यहाँ पर, तो मोलर मास ऑफ NaCl वी कैन कैलकुलेट वेरी इजीली। इन विच वे, वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू इन द वे ऑफ लाइक NaCl का अगर Na की बात करें तो हो जाता है 23 और Cl की बात करें तो हो जाता है 35.5। दैट्स मीन आंसर हमारा आ जाएगा 58.5। ये क्या है, ये हो गया इसका मोलर मास ऑफ NaCl। हाउ मैनी फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl आर देयर इन 1 मोलर मास, तो 18 इतना आ गया, तो फॉर्मूला यूनिट की बात कर रहे हैं ये कि फॉर्मूला यूनिट्स कितनी होंगी। तो फॉर्मूला यूनिट के केस में क्या हो जाएगा, वही जो एक मोल के मोलर मास के अंदर होती हैं, यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगी। हाउ मैनी Na प्लस एन देयर इन 1 मोलर मास, तो इसमें क्या है, फॉर्मूले के अंदर 1 है, तो इसका मतलब फॉर्मूला मास जो होगा उसके अंदर भी कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगा। हाउ मैनी Cl माइनस, तो ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बिकॉज सोडियम और क्लोरीन का रेशियो जो है एकदम इक्वल है। There are some important formulas from this chapter. Those will help you to understand the questions that we are going to start one of न्यूमेरिकल सीरीज, जिसमें हम सभी टाइप के जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं सब करवाएंगे। मैं खुद करवाऊंगा, ऑन बोर्ड करवाऊंगा, तो बी रेडी फॉर दैट एंड वॉच आवर वीडियोस। तो यहाँ पर फॉर्मूला है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू होता है कि जो भी उसका एटॉमिक मास है इन ग्राम। ठीक है, उस एटम का जो भी एटॉमिक मास है इन ग्राम, एटॉमिक रिलेटिव मास, वही क्या कहलाएगा, उसका मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम कहलाएगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे, ऊपर रखेंगे मास ऑफ द एलिमेंट जो हमें दिया होगा और नीचे रिलेटिव एटॉमिक मास से उसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, फिर बात करते हैं हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे हम, रेडी सॉरी। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, आपके पास है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब हो जाता है रिलेटिव मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ इन ग्राम, 1 मॉलिक्यूल ऑफ इन ग्राम क्या कहला देगा, उसका मोल मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, तो सिमिलर फार्मूला है, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम ऊपर रखेंगे, नीचे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास रख देंगे। अब बात करते हैं मास ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग 1 मोल ऑफ पार्टिकल, जिसमें 1 मोल ऑफ पार्टिकल कंटेन कर रहा होगा वो बराबर होगा अपने मोलर मास के द्वारा, बराबर। ठीक है,
अब बात करते हैं परसेंटेज यील्ड की। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन these ऑल द formulas आर important, equally important, but this one is rarely question asked, but sometime they try to show. परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है एक्चुअल मास ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि एक्चुअली में कितना मास आया है, ठीक। और उसे डिवाइड करते हैं थियोरेटिकल मास ऑफ द प्रोडक्ट, और कितना मटेरियल हमने लगाया या दिया जिससे क्या है इतना मटेरियल निकल कर आया है, तो वो कहलाता है परसेंटेज यील्ड। ओके गाइज, दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट, एंड एज आई विश, मुझे लगता है आपका ये टॉपिक पूरा हो गया होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे पढ़ते रहें, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड अगर आप कोई किसी एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं ऑफ केमिस्ट्री, तो यू कैन राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स। आई रियली वेलकम दैट, appreciate that. Thank you very much for being the part of this video, and good luck, best of luck. Thank you, bye.